हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो रोटेशनल मैकेनिक्स की कहानी आज हम शुरू करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, और जिसमें हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल बेसिक। लेट्स से कि हम पे एक बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम, एक और बॉडी है जिसका मास है 5 किलोग्राम। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ हो। अब देखो, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या कि मैं उस पॉइंट पे उठा के इसका और इसका टोटल मास रख दूं, तो वही मेरा सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ओके, सो लेट्स से कि यहाँ से हम मेजर कर लें, तो इसको मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हम ले लेते हैं अराउंड 9 सेंटीमीटर। चलिए भाई निकालते हैं। सो जो हमारा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो किसके बराबर होगा? इसका मास, क्या फॉर्मूला था अपने पास, याद हो आपको? आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आर ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हाट, m1 r1 m2 r2 बाय m1 प्लस m2। ओके, ऐसे कुछ फॉर्मूला हमारे पास आया था। ठीक है भाई, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा? 5 इंटू 5 प्लस, अब देखो इसे मीटर में चेंज करने की नीड मुझे नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरा आर किस में आ जाएगा, अपने आप सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, देन 5 इंटू 9 कितना आ गया? टोटल मास हो गया 10। दिस इज 25 प्लस 45 बाय 10, ये हो गया आपका 2। ठीक है, सो 10 एंड 60 70 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लो यहाँ होगा हमारा सेंटर ऑफ मास। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैं टोटल मास को हटा के एक 10 किलो का मास रखूँगा तो मुझे सेम इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेम इफेक्ट मीन्स जैसे हमने देखा था फोर्थ के अंदर, अभी हम एक डिफरेंट मासेस की बात कर रहे हैं। ओके, सेंटर ऑफ मास अपने आप में बहुत वास्ट चला जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम रोटेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास के लिए हम अलग से जब एक लेक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि आपने पढ़ा हो कि जब एक बॉम्ब फटता है तो उसके सारे पार्टिकल्स दूर दूर भागते हैं, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास बॉम्ब का वही रहता है। मीन्स जब एक बॉम्ब को आप फेंकोगे तो वो पाथ फॉलो करेगा जो उसका सेंटर ऑफ मास फॉलो करेगा। बात समझ आ रही है? पार्टिकल्स कहीं भी जाएं। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। आप जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। 7 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ से हो गया 2 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो क्या बात समझ आई हमको एक बात समझ आई कि अगर मास बराबर बराबर बटा है तो सेंटर ऑफ मास उनके बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर थोड़े से हम चेंजेस करके देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। लेट्स से मैं मास को हटा के कर देता हूँ 10 kg। ठीक, तो क्या चेंजेस होंगे? दिस बिकम 10, दिस बिकम 50। टोटल मास अब आपका चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15 एंड यहाँ पे आपका आएगा 95 बाय 15। ओके, सो ये हो गया अराउंड आपका 3 13, सो अराउंड 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। मीन्स 4 तो नहीं आएगा, एक मिनट, 19 सॉरी, ये आपका आएगा अराउंड 6 पॉइंट समथिंग, 6.3 के अप्रोक्स आपका आएगा। सो 6.3 सेंटीमीटर का कहने का सेंस क्या है कि जो हमारा पहले 7 सेंटीमीटर आ रहा था उससे सेंटर ऑफ मास किधर आ गया? 0.7 सेंटीमीटर इस तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है? यहाँ समझने वाली ये बात है कि जब मास बढ़ेगा तो आपका सेंटर ऑफ मास भी उसी तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि अगर हम मास बढ़ा दें तो क्या होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम मास घटा दें तो क्या होता है। तो लेट्स से मैं इसको हटाकर कितना कर देता हूँ, दिस बिकम
2 किलोग्राम। अगर ये 2 हो गया तो ये भी 2 हो गया, टोटल मास आपका 12 हो गया, ये 18 हो गया, ये वैल्यूज़ क्या हो गई 68 बाय 12। ओके, तो ये हो गया आपका 5.80 एंड 6 अराउंड 5.6 आ रहा है। ओके, मीन्स ये इधर और शिफ्ट हो गया। तो क्या बात हमें 2 बात समझ आई। क्या समझ आई कि इफ वी ऐड और इंक्रीज मास, so center of mass shift towards heavier part। जो पार्ट हैवी होगा सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और इसी के उल्टा इफ वी एक्सक्लूड या डिक्रीज मास, सेंटर ऑफ मास shift away from that part। ओके, यहां पे हम लिख सकते हैं शिफ्ट टुवर्ड दैट पार्ट जो हमने ऐड करा है, हैवियर कह लो यहाँ पे, या अगर उस पार्ट के सेंस में बात करेंगे तो क्या होगा कि जो पार्ट हमने ऐड करा है हमारा सेंटर ऑफ मास उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सो ये था हमारा एक 1D में। अब हम बात करते हैं 2D में कि 2D में अगर हमारे पास हो तो क्या होगा। ओके, सो उसके लिए आप एक फॉर्मूला समझना जो पिछले कॉन्सेप्ट से उठाया गया बिल्कुल। क्या फॉर्मूला भाई, सपोज करो मेरे पास, हेडिंग डाल देते हैं हम, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं। सो मेरे पास अगर कोई भी बॉडी है, ओके, रैंडम बॉडी हम बात कर लेते हैं, ये और ये हो गई हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, अब इस रैंडम बॉडी के अंदर कुछ हम मासेस मार्क कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज m1, m2, m3, m4, ऐसे इसके अंदर कितने मासेस होंगे, n पार्टिकल्स हैं। ओके, अब हम सबकी अगर कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लें, या आप देखो इसको पोजीशन वेक्टर के अंदर भी कर सकते हो क्योंकि r हमारा अगर वेक्टर है, बट अभी हम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली ये हो गया हमारा x3, दिस पार्ट इज x4, this one is x2 and this one is x1। ओके, y भी मार्क कर लेते हैं अपने, ये हो गया हमारे पास y1, y3, y4 एंड सिमिलरली y2। सो बेसिकली हमने क्या करा, सबके कोऑर्डिनेट्स को मार्क कर लिया। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2, इसके हो गए x4 y4 और इसके हो गए x3 एंड y3। तो सेंटर ऑफ मास को भी हम मार्क कर लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज आवर सेंटर ऑफ मास। सो इसके क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका yc एंड दिस वन इज द xc। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर मुझे xc निकालना है तो क्या करूंगा, मतलब मैं क्या देखना चाह रहा हूं कि इस पूरी बॉडी का मास अगर m है, सो m इंटू xc किसके बराबर होना चाहिए, ये आपके बराबर होना चाहिए m1x1, m2x2, m3x3 एंड सो ऑन। ओके, अब जरा एक बात देखो कि जो आप x1 ले रहे हो, आप मेजरमेंट क्या कर रहे हो, ये x आपका राइट हैंड साइड मेजर हो रहा है। सो फॉर दैट x के लिए हम एक्सिस कौन ले रहे हैं, हम बोलेंगे फॉर x मेजरमेंट्स एक्सिस इज y।
अगर आप ध्यान से देखो तो आप मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट ले रहे हो, वाई एक्सिस के अबाउट। ओके, सो यहाँ से अगर मैं एक्सी की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, m1x1 m2x2 m3x3 बाय कैपिटल M, एंड विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ये किसके बराबर है, m1 m2 m3, है ना, सो ऑन। सो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। सो क्या मैं अब जनरलाइज फॉर्मूला कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर मेरा सेंटर ऑफ मास का एक्सी निकालना है तो किसके बराबर होता है, देखो बेसिक वही चीज़ है, मैथमेटिकल फॉर्म को भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एम आई एक्स आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 to n अपॉन टोटल m लिख लो, चाहे तो एडिशन ऑफ मास लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह लिख सकते हो, चाहे आप टोटल मास लिख लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। देन ये आपका हो गया आपका एक्स सी, क्योंकि एक्स निकाल रहे हैं, एंड सिमिलरली अगर मुझे वाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, समेशन I1 to n एम आई वाई आई बाय समेशन I इक्वल टू 1 to n ऑफ एम आई। सो दिस वन फॉर एक्स सी। जेड के लिए भी आप ऐसे एक फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, बेसिकली हमारा इन दो से काम हो जाएगा। सो इस पे हम एक या दो न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा। ओके, चलो एक ही न्यूमेरिकल में जैसे भी समझा उसको समझ लेंगे, ये नोट कर लेना। ओके, अब देखो क्या करते हैं हम, एक स्क्वायर शीट पे समझते हैं। आपको एक स्क्वायर के कॉर्नर पे मासेज रखे हैं। ओके, सो दीज आर द मासेस, और सबको हम मान लेते हैं सेम, यानी कि लेट्स से दिस वन इज ऑफ 1 किलोग्राम, दिस वन इज ऑल्सो 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। ओके, और यहाँ से हम एक्सिस को पास कर लेते हैं अपनी, ये होगी x और ये होगी हमारी y। सो दिस कोऑर्डिनेट इज 0, 0 A B C एंड D। देखो सबसे पहले अपने मेजरमेंट्स को क्लियर रखा करो कि हमें कौन सी चीज़ें चाहिए। तो मान लेते हैं इसकी साइड हम ले लेते हैं अराउंड 1 मीटर, ठीक है, वैल्यू चेंज होती है, कोई दिक्कत नहीं है, कि स्क्वायर शीट है उसके हमने क्या ले लिए, 1 मीटर साइड ले ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेंटर ऑफ मास की। तो देखो सबको मालूम है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका बिल्कुल बीच में होगा, और बीच कहाँ मिलेगा हमें, जहाँ इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ। पर फिर भी हम एक बार को इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या वही वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले सबके कोऑर्डिनेट मार्क करो। सो ए के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गए 0, 0, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये 1 मीटर है सो 0, क्योंकि x हमारे पास है नहीं, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर एंड 1 मीटर, और ये क्या हो गया आपका 1 एंड 0। ओके, सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। अब हम क्वेश्चन लिख सकते हैं आगे। देखो एक्स सी निकालते हैं, क्या आएगा, मास 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, 0, फिर देखो x2 की वैल्यू कितनी है, 0, प्लस फिर x3 की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 1, एंड देन आपका x4 कितना है, 1, सो 1 इंटू 1 बाय टोटल मास कितना, 4 किलोग्राम। क्या आंसर आया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा हमारे पास, 2/4, सो क्या आ गया, 1/2। अब देखो क्या ये पॉइंट आप ही बताओ 1/2 दूरी पे है कि नहीं है, हाफ पे ही हुआ ना, इसका मिड पॉइंट होगा। इसी तरह अगर आप देखोगे वाई सी निकालते हैं हम, वाई सी बराबर क्या आ जाएगा, देखो दोबारा 1 इंटू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, देन
अगेन y 0 हो गया, सो 1 इंटू 0 इज 0/4, अगेन 1/2, यानी कि हमारे एक्स सी और वाई सी के कोऑर्डिनेट क्या हैं फॉर दिस क्वेश्चन, 1/2 एंड 1/2। ओके भाई, सो अब इसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि हम इस मास को हटा देते हैं। ओके, कैलकुलेशन सारी अपने पास है, हमें सिर्फ उसको अरेंज करना है। सो देखो इस मास के हटाते ही देखते हैं हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करेगा। सो पहला वाला मैंने ब्लैक से मार्क कर दिया, नेक्स्ट वाला हम मार्क कर देंगे अपने दूसरे कलर के पेन से, तो हमें समझ आ जाएगा एक्चुअली में शिफ्टिंग कहाँ हुई। ओके, सो लेट्स से पहले वाला दूसरे वाले को हम हटा देते हैं। ओके, टोटल मास हो गया अपने पास 3, सो क्या आंसर आ गया 2/3। ओके, देन दूसरा वाला मास ये रहा, इसको हटा देते हैं, तो कितना आ गया 1/3। मार्क करते हैं, सबसे पहले हमारा x कितना है 2/3, मीन्स ये हो गया हमारा अबाउट 0.66, है ना, ये हो गया 0.66 और ये हो गया हमारा 0.33। सो x हो गया 0.66, यानी 1 मीटर से आगे निकल गया, यहाँ कहीं होगा, ठीक है, दिस पॉइंट इज 0.66 एंड y 1 मीटर से मतलब आधे मीटर से भी कम हो गया, करीबन यहाँ आ गया। ओके, सो ये आ गया 0.33। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया हमारा, देखो इस तरफ खिंच गया, ठीक है भाई, इस तरह आप लोकेट कर सकते हो। अब क्या करना, ट्राई करना, इधर 2 किलो करना, मासेस को चेंज करके थोड़ा क्वेश्चन के साथ शफल करके देखो। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, किस में बात करेंगे, हम कुछ सॉलिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास बनाएंगे, जैसे कि अपना रिंग हो गया, डिस्क हो गया, डिस्क का पता सबको सेंटर होता है, लेकिन सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया, उनको ड्राइव करना सीखेंगे। और इन केस अगर आप इस पर और न्यूमेरिकल चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हाँ और न्यूमेरिकल डिस्कस करने की जरूरत है। ओके, सो फिर हम थोड़े से एडवांस न्यूमेरिकल इस पर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।